जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसकी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आप तक लेकर आता है रात के अंधेरे में। अरे कहाँ है भाई तुम्हारा ये केयरटेकर? मैं परेशान होकर बोल पड़ा। असली में मैं आया था अपने दोस्त के साथ उसके गांव घूमने। गांव में उनकी एक बहुत बड़ी हवेली है जो काफी पुरानी है। दोस्त ने कहा था चलो इस बार छुट्टियों में मेरे गांव घूम कर आते हैं। गांव का शीतल वातावरण, ठंडी हवा, आरामदायक जीवन, बस यही सोचकर उसके साथ चल पड़ा मैं। मगर यहां आकर तो परिस्थितियां कुछ और ही दिख रही हैं। शाम के 5 बजे ट्रेन यहां उतर गई, मगर चारों ओर ऐसा वीराना और सुनसान और इतना छोटा सा स्टेशन मैंने सोचा भी नहीं था। उसने बताया था कि गांव यहां से करीब 10 किलोमीटर दूर है और बड़े से जंगल से होकर जाना पड़ता है, मगर जंगल से जाए कैसे जब तक लेने वाला ना आए। हवेली का अभी का जो केयरटेकर है वो हमें लेने आने वाला था, मगर 5 से अब रात के 10 बज गए, अभी तक केयरटेकर का अता पता नहीं था। ऊपर से वीरान और सुनसान से स्टेशन में बैठे बैठे ऐसी परेशानी लग रही। मैं परेशान होकर ही उससे बोल पड़ा था। मेरे मित्र ने सिगरेट पर कश लगाते हुए कहा आ रहा होगा। एक तो गांव का रास्ता, ऊपर से इस बार का केयरटेकर थोड़ा सा आलसी किस्म का है, इस वजह से थोड़ा समय लग रहा होगा। वैसे सोच रहा हूं इसे निकाल दूं, मगर क्या करूं, गांव में आसानी से काम करने वाले लोग भी तो नहीं मिलते हैं। कोई अच्छा मिले तो इस आलसी को निकाल दूंगा। अब कोई दूसरा साधन नहीं है गांव तक जाने का। दिख रहा है कोई? अरे इतना छोटा सा गांव है, कौन आता जाता है। स्टेशन से गांव जाने के लिए कभी कभी ही सवारी आती है, इसलिए रिक्शा वगैरह नहीं है, खुद से व्यवस्था करनी पड़ती है। दूरी इतनी है कि खुद से चलकर तो जा नहीं सकते, ऊपर से घना जंगल, इसलिए बैठो इंतजार करो। तभी अचानक पास से मुझे बड़ी अजीब सी खूंखार हंसी सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। वो क्या था? मित्र ने बिना किसी प्रतिक्रिया के सिगरेट पर कश लगाई। अरे डरो मत, गांव में सब आम बात है। वो हायना है हायना, वो ऐसे ही आवाजें निकालते हैं। सुनकर एक बार मुझे अपने आप पर ही हंसी आ गई। डर इंसान को कैसा बना देता है। हाँ ना कि ये आवाजें मैंने हिस्ट्री चैनल पर, डिस्कवरी चैनल पर कई बार सुनी है, मगर आज जब प्रत्यक्ष सुनने का मौका मिला तो मैं डर गया। तभी एक दूसरी घटना घटी। स्टेशन की रोशनी अचानक ही बुझ गई। नहीं, थोड़ी सी लहराकर या आसपास किसी तरह के बिजली वगैरह कटअप होने से, विद्युत जाने से, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा लगा जैसे किसी ने लाइट का स्विच ही ऑफ कर दिया हो। अचानक चारों ओर अंधेरा फैल गया। मैं दोस्त के पास आकर खड़ा हो गया। ये क्या था? अरे यहां लोड शेडिंग का बड़ा प्रॉब्लम है, ऐसा ही कुछ होगा। उसे तो जैसे किसी बात पर कोई डर ही नहीं लगता है। मैं खींच सा गया, मगर अगले पल जो हुआ वो हम दोनों को डरा देने के लिए काफी था। हम दोनों ने सुनी पैरों की आवाज, किसी के चलकर हमारे पास आने की। लाइट बंद होते ही साथ अचानक आई पैरों की आवाज ने
हम दोनों को ही डरा दिया। मैंने मोबाइल निकालकर टॉर्च ऑन कर ली, मगर जो भी हमारी ओर चला आ रहा था वो दिख नहीं रहा था। मेरे दोस्त ने भी जेब से लाइटर निकाल ली और उसकी रोशनी में उस ओर देखकर बोला, कौन है? मगर बिना किसी जवाब के वो पैरों की आवाजें हमारे करीब आने लगी। अब की बार मेरे दोस्त ने गरज कर पूछा, कौन है? जवाब दो वरना गोली मार दूंगा। अरे बाबू, मैं हूँ। डर गए क्या? हम दोनों स्तब्ध थे। ऐसी सुनसान ठंडी सी हंसी मैंने पहले नहीं सुनी थी। मेरी टॉर्च की रोशनी पे घेरे में आया एक दुबला पतला कंबल ओढ़े हुए आकृति वाला व्यक्ति। उसकी आवाज ऐसी ठंडी थी कि किसी को भी डराने के लिए काफी हो। कौन मैं? अरे बाबू, आपका केयरटेकर। केयरटेकर? अब कब आना था तुम्हें हमें लेने के लिए? अभी आ रहे हो? तुम्हारे आलसीपन के भी हद है। अब ठीक है, कुछ रिक्शा लाए हो? लाया हो ना, उसी लिए तो देरी हो गई। अरे रास्ते भर उसने बड़ा परेशान किया, कभी चेन उतर जाए, कभी कुछ, मगर आ गया मैं। देरी के लिए माफी कर दीजिए। ठीक है, चलो कहकर मैं और मेरा दोस्त सामान उठाने लगे। वो बोला, अरे नहीं देवता, इतनी जहमत मत कीजिए, मुझे उठाने दीजिए। ठीक है, कहते हुए हम लोगों ने एक एक बैग छोड़ दिया और एक एक बैग उठा लिया। मगर उसने कहा, अरे रे, ये क्यों? रखिए। जोर जबरदस्ती करके उसने रखवा लिया और अगले ही पल चारों सूटकेस उठाकर वो ऐसे चलने लगा जैसे वजन ही ना हो। एक एक सूटकेस उठाकर भी हम दोनों के लिए चलना मुश्किल था और उस दुबले पतले आदमी ने इतने भारी सूटकेस इतनी आसानी से उठा ली। मैं आश्चर्यचकित और थोड़ा सा सशंकित हुआ। रात के करीब 10:15 बज रहे थे। वीरान सुनसान स्टेशन, जंगल के बीच से होकर जाने वाला रास्ता और उस पर ऐसा एक अजीबोगरीब इंसान। रिक्शे में सामान रखकर हम चढ़ गए। वो व्यक्ति भी रिक्शा चलाने लगा। मुझे अचानक महसूस हुआ एक बहुत ही सड़ी हुई सी बांस, जैसे कहीं लाश वगैरह जल रही हो, सड़ रही हो। मैंने मोबाइल टॉर्च की रोशनी आगे रखी क्योंकि आगे घनघोर अंधेरा था और पूछ बैठा, ये बांस कैसी? आसपास शमशान वगैरह है क्या? मेरी बात का जवाब न देकर उस केयरटेकर ने दूसरी ही बात कही, बाबू, मोबाइल की रोशनी बंद कर दो। मेरा तो ये रास्ता अच्छे से जाना पहचाना, अंधेरे में भी मुझे सब कुछ दिखेगा। चलो। मैंने मोबाइल टॉर्च की रोशनी बंद कर दी। वो मुझे देखकर अजीब तरह से हंस रहा था, जैसे मेरे डर का उपहास करना चाहता हूं। चलती रिक्शा में मेरे दोस्त ने उससे पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा दिनेश, मैं लोग दीनू कहते हैं। मैं अभी कुछ ही दिन हुए आपके यहाँ केयरटेकर लगा हूँ। जब से वो पिछला केयरटेकर गया है, आप लोगों का घर भी तो गांव से एकदम बाहर की तरफ है, लोग उधर आने जाने में डरते हैं। केयरटेकर भी आपके यहाँ नहीं मिल रहे थे, मैं लग गया। असली में मेरे पास काम नहीं था ना, पहले अस्पताल में था, अस्पताल से मुझे निकाल दिया।
कितनी बात करता है ये व्यक्ति। एक प्रश्न क्या पूछा, पूरी रामायण सुनाने लगा। मगर मेरे दोस्त को भी बातें करने का शौक चढ़ गया था। वो बोल पड़ा, वैसे पिछले केयर टेकर को हुआ क्या था? मारा गया था, किसी ने खून कर दिया था। असली में आप लोगों का घर तो बाहर की तरफ है ना, लोग आते जाते नहीं उधर। तो 2-3 दिन से गायब था। एक दिन उसकी लाश मिली गांव के बाहर वाले तालाब के पास। वो रमतू धोबी का बेटा है ना, उसी ने देखा था। मारा गया था, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने प्रश्न किया। ऐसी बातें करते हैं साहब, कोई किसी का सीना चीर के दिल खा जाए तो उसे मर्डर ही कहेंगे ना। ना चीर के दिल खा गया? हाँ, अरे वो क्या दृश्य था, सबकी तो जान जैसे हलक में आ गई थी। मगर दिल खा गया ये तुम्हें कैसे पता चला? आधा खाया दिल लाश के पास ही पड़ा था। लगता है खाते खाते बोर हो गई थी, इसलिए आधा खाकर ही भाग गया। गाँव में 1-2 घटनाएं और ऐसी हुई है, सब डरते हैं। तो तुम्हें डर नहीं लगता? मेरे दोस्त ने पूछा। डर तो लगता है साहब, मगर क्या करें, काम तो करना है। वैसे मुझसे गांव के लोग ज्यादा डरते हैं। उसकी बातें अब मुझे डरा भी रही थी और आकर्षित भी कर रही। मैंने पूछा, क्यों डरते हैं गांव के लोग तुमसे? पहले मैं सरकारी हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट में था ना, लाशें चीरना फाड़ना डॉक्टरों के कहने पर साफ कर देता था। तो वहां की नौकरी क्यों छोड़ी? मेरे दोस्त ने पूछा। लाशों के शरीर के हिस्से गायब हो रहे थे। उसने अजीब सी आवाज में जवाब दिया। तो लोगों ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं ये सब कर रहा हूँ और नौकरी से निकाल दिया। कोई बात नहीं, आप क्या काम में लग गया। अब हम स्टेशन से काफी दूर आ चुके थे, मगर अभी तक गांव नहीं आया। 10 किलोमीटर क्या इतना दूर होता है? वीरान से जंगल में रिक्शा चले जा रहा था तो चले जा रहा था। मैं कुछ असहज सा महसूस कर रहा था। ऊपर से वो लगी हुई बांस स्टेशन के पास तो लगी थी किसी शमशान से, मगर लगातार क्यों आ रही है? मुझे असहज महसूस होने लगा। मैंने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, मगर ये क्या, पानी की बोतल तो खाली थी। मगर मुझे याद है स्टेशन से निकलने से पहले मैंने बोतल में पानी भरा था और पिया भी तो नहीं। फिर पानी कहाँ गया? मगर प्यास थी कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। असहज होकर मैंने अपने दोस्त से कहा, पानी है क्या तेरे पास? मेरा पानी खत्म हो गया। दोस्त ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली, मगर अंधेरे में ही मुझे देखकर समझ में आ गया कि उस बोतल में भी पानी खत्म हो गया। मैंने कहा, ठीक है, मगर गांव कब पहुंचेंगे? दीनू अचानक ही बोल पड़ा। क्या हुआ साहब, पानी खत्म हो गया? बस थोड़ी दूर पे एक ट्यूबवेल है मैदान में, दीजिएगा बोतल में भर लाऊंगा। ये बार बार हंसना मुझे बहुत इरिटेट कर रहा था। मैंने कहा, नहीं, पानी की जरूरत नहीं, अभी जल्दी गांव पहुंचो। मेरे दोस्त ने कहा, जाने देना, कहाँ से पानी ला रहा, लाने दे, अभी थोड़ा समय और है, अगर रास्ते में फिर पानी की जरूरत पड़ी। और वैसे भी तू प्यासा लग रहा है, पानी पी ले। दीनू, पानी का कहाँ है ट्यूबवेल, तू वहाँ रोकना। मगर अब की बार मुझे थोड़ा सा अजीब लगा।
इस वीरान सुनसान जंगल और मैदान में ट्यूबवेल कौन लगवाएगा? मैंने कहा नहीं यार रहने दे, तू चुपचाप बैठ। तो मेरे दोस्त के आगे मेरे एक नजर रिक्शा थोड़ी दूर चलकर रुक गया। दीनू ने कहा लाइए साहब बॉटल दीजिए, पानी वाला था। मगर बॉटल देते हुए मेरे हाथ जब दीनू के हाथों से टकराए तब मेरी आशंका और बढ़ गई। दीनू के हाथ ऐसे ठंडे थे जैसे कोई लाश हो। एक पल को लगा तो क्या मैं एक लाश के साथ रिक्शे में बैठकर आ रहा हूं? मैं पूछ ही बैठा तो तुम्हारे हाथ इतने ठंडे के? अरे साहब ठंड कितनी पड़ रही, तब से जंगल में रिक्शा चला रहा हूं, हाथ तो ठंडे होंगे कहकर वो बोतल लेकर पास ही की झाड़ियों के अंदर से चला गया। मैं और मेरा दोस्त रिक्शे में बैठे हुए थे। वो फिर से सिगरेट जलाकर कश लगा रहा। तुझे हुआ क्या है बता दो, है? इतना डर डर से क्यों लग रहा है? मैंने कहा पता नहीं, अजीब सा लग रहा है यार। ये दिनों मुझे कुछ सही नहीं दिख रहा है। देखा वो लाश जैसी सड़ी हुई बांस, उसकी जाति कितनी कम हो गई। मुझे 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 कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तभी अचानक दूर से दीनू की आवाज आई, मालिक जरा आइए यहाँ, ये अकेले ट्यूबवेल से पानी भरना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है, मदद कीजिए मालिक आकर। सुनकर मैं और डर गया। अपने दोस्त से बोला नहीं नहीं नहीं, तू 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 नहीं जाएगा, छोड़ यार, पानी उसे बुला ले। उधर जंगल में अंधेरे कहाँ बुला रहे तुझे? देख देख भाई 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 तू मत जा। अरे यार तू तो हद करता है, उधर पानी तेरे में मुश्किल हो रही होगी। तो चुपचाप बैठ, और हाँ सुन, रिक्शे से उतरना नहीं तो किसी भी हाल में, मैं अभी आता हूं। कहकर वो भी दीनू जिधर गया था उधर ही चला गया। मैं चुपचाप रिक्शे में बैठा रहा। चारों ओर निस्तब्धता थी। दूर जंगली जानवरों के आवाजों से कान गूंज रहे थे। तभी एक आवाज कानों में टकराई। एक आर्तनाद, एक चीख। मैं कूदकर रिक्शे से उतर गया। मुझे लगा हो ना हो मेरा दोस्त मुसीबत में है। और जब ऐसी परिस्थितियां होती तो भयभीत से भयभीत इंसान को भी हिम्मत आ जाती। मैं दौड़कर उधर ही चल पड़ा जिधर दीनू और मेरा दोस्त गए हुए थे। झाड़ियों के ऊपर से कूदते फांदते थोड़ी ही देर बाद मैं एक ट्यूबवेल के पास पहुंच गया था। मोबाइल टॉर्च मैंने हाथों में जला ली थी और टॉर्च की रोशनी में जो कुछ मैंने देखा उसे देखकर मेरा पूरा शरीर कांप उठा था। जमीन पर गिरा हुआ था दीनू और उसकी छाती पर कोई चढ़कर बैठा हुआ था जो उसकी छाती चीरकर दिल निकालकर चबा रहा था। टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस व्यक्ति के चेहरे पर पड़ी मैं देखकर कांप उठा। ये मेरा दोस्त था जो दीनू की छाती पर बैठकर उसका सीना चीरकर दिल चबा रहा था। उसके मुंह से लार की तरह खून टपक रहा था। बेतहाशा खुशी के साथ वो चबाए जा रहा था। अचानक ही उसकी नजर मुझ पर पड़ी और मुझे देखकर वो बोल पड़ा, अरे डरपोक, यहां तक आ गया, चल कोई बात नहीं, आजा आजा, बहुत दिनों बाद ऐसा ताजा इंसानी शरीर खाने को मिला है। देख क्या रहा है, शुरू हो जा। मैंने टॉर्च की रोशनी बुझा ली और ललचाई नजरों से उस ओर बढ़ने लगा। आखिर हमारे गांव आने का लक्ष्य ही तो यही था।
शहर में कहाँ इस तरह के इंसान मिलते हैं जिन्हें खाया जा सके। पुलिस का खतरा, पब्लिक की मार, गांव में ऐसे सुनसान वीरान इलाके आसानी से मिलते हैं यहाँ पर इस तरह से लोगों को मारकर खाया जा सके, इंसानी खून पिया जा सके। मेरे दोस्त ने इसीलिए तो मुझे गांव बुलाया था। पिछली बार जब वो गांव आया था तो पिछले केयर टेकर को मारकर उसका दिल आधा ही खा पाया था। मगर गांव की वीरानी हमारे लिए सबसे अच्छी जगह होती है। यहीं पे आराम से शिकार किया जा सकता है। अगले कुछ दिन हम गांव में हैं और ऐसे लोग मरते रहेंगे।